So, hello everyone. My name is Nidhi Gupta, and today I am here to discuss about the topic biotechnology. It will be our short topic of discussion. So, without wasting any time, just let's get started with our topic. Okay. So, the term biotechnology. अगर हम इसकी टर्म की बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो होती है वो ध्यान से देखा जाए तो दो टर्म से मिलके बनती है, दैट इज बायो प्लस टेक्नोलॉजी। दैट इज बायो प्लस टेक्नोलॉजी। अगर हम सिंपली इसको देखें तो हम देखेंगे कि बायो का मतलब होता है लिविंग फॉर्म से यानी लाइफ से, एंड टेक्नोलॉजी होता है टेक्निक से। तो हमें केवल इतना देखने को मिलता है कि हम बोलेंगे भाई कि जो बायो है यानी जो लाइफ है और जो टेक्नोलॉजी है आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा हम अपना इंट्यूटिव को लगाने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे कि लाइफ फॉर्म्स पे टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रही है। बट समवेयर इट इज करेक्ट बिकॉज इट इज इट्स टर्मिनल मीनिंग। हम कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी मीनिंग है, इसका टर्मिनोलॉजी है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी टर्म की स्टडी है। बट वी शुड ऑलवेज कंसिडर वन पॉइंट इन माइंड दैट the whole is always greater than sum of all its parts। एक थ्योरी है जो कहती है कि द होल इज बायोटेक्नोलॉजी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स। इसके पार्ट्स क्या है? बायो, एंड सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी। इनका सम, व्हाट इज सम? सम इज द पार्ट्स ऑफ किसके? द होल टर्म। सो बायोटेक्नोलॉजी एक होल टर्म है और उसका सम क्या है? हम क्या बोल रहे हैं, वो किससे बड़ी है? उसके जो पार्ट्स है उनके सम से। सो बायोटेक्नोलॉजी is greater than the parts, is greater than the sum of all of its parts। मैं यहाँ पे ये चीज क्यों अप्लाई कर रही हूँ? बिकॉज मैंने आपको एक टर्मिनल मीनिंग बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम टर्मिनोलॉजी मीनिंग देखें तो हमें पता लगेगा कि कुछ हम जो अपना इंट्यूशन लगा पा रहे हैं उसमें ये होगा कि लाइफ फॉर्म्स पे टेक्निक्स अप्लाई होंगे। ये सही बात है, ये गलत नहीं है, बट बिकॉज होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल इट्स पार्ट्स। सो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को टर्म्स में ना तोड़ के, सब टर्म्स में ब्रेक ना करके एज अ होल अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि बायोटेक्नोलॉजी ना सिर्फ लाइफ फॉर्म्स पे टेक्निक्स अप्लाई करने की बात है, बल्कि वो अपने आप में एज अ होल एक बहुत बड़ी चीज है। ओके, होपफुली मेरा पॉइंट आप तक गया होगा। तो शुरुआत करते हुए मैं आपसे शुरुआत करूंगी आपकी डेली लाइफ फॉर्म्स से। लाइक बायोटेक्नोलॉजी कोई नई टर्म नहीं है या नई चीज नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी तो एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही चीज है, ठीक है। जैसे एंशिएंट में क्या, अगर हम ट्रेडिशनल कन्वीनियंट मीनिंग्स देखें तो हमें पता लगेगा कि आपके घरों में, सभी देखते हैं आपके घरों में फर्मेंटेशन प्रोसेसेस होती हैं कि मिल्क में से कर्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। फर्मेंटेशन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लैक्टोबैसिली जो है वो बैक्टीरिया काम करते हैं, ठीक है। अगर हम अदर इसका एग्जाम्पल लें तो वो हमारे घरों में नहीं होता बट इंडस्ट्रियल पर्पसेस पे होता है। और वो क्या होता है? वो होता है कि हम वाइन किस तरह से बनती है, राइट। वाइन किस तरह से बनती है हमें पता है, वहां पे भी फर्मेंटेशन प्रोसेस ही काम करती है। और वो कौन सी होती है? वो होती है ईस्ट का यूज करके, राइट। ईस्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये क्या है? ये ट्रेडिशनल मीनिंग है जहां पे टेक्निक्स का अप्लाई होके टेक्निक्स की एप्लीकेशन हो रही है, राइट। टेक्निक्स को यूज किया जा रहा है, बट बाय कंसिडरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ होल, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज अ होल करके अपनी टेक्निक्स को एक्सट्रैक्शन के लिए या फिर किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसको यूज कर रहे हैं, किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बट आज के टाइम में जब हम मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो आप ये देख सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इतनी जरूरी चीज नहीं माना जाता, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी चीजों को अप्लाई करके हम वो चीज डिराइव कर सकते हैं जो एंशिएंट टाइम में कभी नहीं हुई। कैसे? आप देख रहे हो सबसे ज्यादा चलन में जो आज के टाइम पे चीज है वो क्या है? वो होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज इट? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF टेक्निक इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? आपने देखा है, ये सुना भी होगा, देखा ना हो बट सुना तो सबने होगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं? एग होता है फीमेल से एंड मेल से स्पर्म होते हैं, उनको
क्या किया जाता है, एक कल्चर मीडिया पे रख के ग्रो कराया जाता है। जो प्रोसेस बॉडी के अंदर होती थी आज के टाइम में, या हम कह सकते हैं एंशिएंट टाइम में ट्रेडिशनली चलती आ रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को बेबीज नहीं होते थे बट आज के टाइम में ये है कि वो लोगों को बेबीज हो सकते हैं। किसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्निक्स को मॉडिफिकेशन मिला है, साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया है, ये बायोटेक्नोलॉजी है। तो हर तरह से बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम में पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर हमारे अंदर किसी जीन को, डिजायर जीन को हमारे अंदर हमें एंटर कराना है, या हमें उसको निकालना है, या वो हमारे अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, वो पॉसिबल है आज के टाइम में कि वो चीज हम कर सकते हैं। अगर कोई चीज हमारे अंदर, कोई जीन डिसीज कोज कर रहा है, तो वो डिसीज वाला जीन हमारी बॉडी से बाहर निकल सकता है और हम फिट हो सकते हैं। किसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे मैंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया कि एग एंड स्पर्म को ऑन कल्चर मीडिया ग्रो कराया जाता है, और उसमें क्या होता है कि बेबी ग्रो हो जाता है, वही उनको सुटेबल कंडीशंस देके, राइट। बट जो प्रॉब्लम एक नेचुरल प्रेगनेंसी में या नेचुरल डिलीवरी टाइम में लेबर वगैरह जो फीमेल्स फेस करती हैं, वो यहाँ पे नहीं करना होगा। वो क्या होगा, कल्चर मीडिया पे आपको उतना ही टाइम देना होगा, उतनी कंडीशंस देनी होंगी, और आपको बेबी मिल जाएगा, एक फीटस, एक एम्ब्रियो, एक जाइगोट आपको मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तो हुआ एक शॉर्ट, मैं बोल सकती हूँ कि मैंने आपको एक अपने आसपास की जो चीजें हैं ना, उनसे रूबरू कराने की कोशिश की है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, तो ये किस वजह से हो रही हैं, राइट। लाइक अगर एक एग्जांपल मैं और लूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, एक एग्जांपल की सपोज एक प्लांट है। पहले आपने टिश्यू कल्चर सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हम पढ़ते हैं कि वो टोटिपोटेंसी पे बेस्ड होता है, कि एक सेल में एक एबिलिटी होती है कि वो एक एंटायर प्लांट को ग्रो करा सके। बट आपने उसमें एक चीज और पढ़ी होगी, ग्राफ्टिंग, जिसमें हम देखते थे कि अगर कोई प्लांट का पार्ट डिसीज्ड है तो उसको हम क्या करते थे, डिसीज्ड प्लांट को हम किसी दूसरे प्लांट पे रख के क्या करते थे, ग्राफ्टिंग में वहां पे श्योन का यूज करके हम नया प्लांट ग्रो करा देते, उस पार्ट को काट देते थे। बट आज की डेट में हमें उस प्लांट को काटने की जरूरत, मतलब प्लांट बोल रही हूँ, ट्री को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अगर उस जीन का पता लग जाता है कि वो कौन सा जीन है जिसकी वजह से हमारा प्लांट या हमारा ट्री खराब हो रहा है, हम उस ट्री के उस जीन को अलग निकाल सकते हैं और अपने डिजायरेबल जीन को या कोई भी चीज जो हमें उस नए ट्री में चाहिए होती है उसको हम उसमें इंट्रोड्यूस करा के अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को उसमें इंट्रोड्यूस करा के ग्रो करा सकते हैं। So what is all this? This is all about and because of biotechnology. It is nothing else. So this was a brief introduction we can say about biotechnology. अब आते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की प्रॉपर, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन पे। सो बायोटेक्नोलॉजी हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं बोलूंगी कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जो कि बेस्ड है टोटली किसके ऊपर, जीन मैनिपुलेशन। सो जीन मैनिपुलेशन एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में आपको कुछ टूल्स देखने को मिलते हैं, मतलब एक कहते हैं ना कि हमारे पास ये चीजें होनी जरूरी हैं जिसके चलते हम बायोटेक्नोलॉजी को पूरा करा पाएंगे। हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी जो है वो जीन मैनिपुलेशन पे बेस्ड है। जीन मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, जीन मैनिपुलेशन जैसे मैंने बताया कि अगर हमें कोई भी कैरेक्टर किसी और का अपने अंदर चाहिए होता है, सो हम क्या करेंगे, वो जीन को अपने अंदर ट्रांसफर करा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर को आगे देखेंगे। बट फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इट्स जस्ट वी कैन से इट्स जस्ट अ स्कैमिंग, नॉट अ स्कैनिंग। ओके, नाउ मैं इतनी बातें कर रही हूँ, बायोटेक्नोलॉजी ये, बायोटेक्नोलॉजी वो, सो हमें पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी हो क्यों रही है।
बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत क्या पड़ी है, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका हम इतना यूज कर क्यों रहे हैं। अच्छा आप एक चीज बताओ, इतना यूज क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है। अब एक बात बताओ, अगर हमें पता है कि सपोज कोई सामने कोई बंदा है और हमें पता है कि भाई मुझे तो ना इसकी आंखें जो नीली नीली है ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बट भगवान ने मुझे नीली आंखें नहीं दिया, मैं क्या करूं। बट मुझे तो उसी की नीली आंखें चाहिए, मुझे तो बहुत ही पसंद है, काश भगवान मेरे पास ये नीली आंखें होती। भगवान ने कहा जाओ, तथास्तु, तथास्तु हो गया। किसकी वजह से, भगवान ने बायोटेक्नोलॉजी को मॉडिफाई कर दिया और अच्छे से मॉडिफाई हुआ, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस आई, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट को दूत बना के भेजा और बायोटेक्नोलॉजी आ गई। ओके सो ये पॉसिबल है कि हम सामने वाले बंदे की नीली आंखें वो वाला जीन अपने अंदर का ट्रांसफर करना चाहें तो ऐसे पॉसिबल है, बस शर्त ये है कि वो सामने वाला बंदा जो है ना राजी होना चाहिए कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ। ओके कि मैं अपना जीन जिसमें मेरे पास नीली आंखें हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं तैयार हूँ अपनी जीन मैनिपुलेट कराने में। मैनिपुलेशन से क्या मतलब है, या तो कोई जीन ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए। मैनिपुलेशन मतलब गड़बड़ी कुछ ना कुछ हो उसके अंदर, या तो पॉजिटिविटी में या नेगेटिविटी में। ओके इसका पर्पस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस है क्या। सो बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो जीन मैनिपुलेशन की एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑल्सो वी कैन से कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, which kind of products which are useful for human welfare and its growth। अब भैया बायोटेक्नोलॉजी का मेन पर्पस तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए ग्रो कराना है, चाहे वो इंडस्ट्रियली हो या फार्मास्यूटिकल्स में हो या फिर किसी डिसीज को रोकने में हो, इंडस्ट्रीज में उसका यूज हो, मेडिसिन फील्ड में उसका यूज हो, या फिर कोई डिसीज हो गई है उसको खत्म करने के लिए हो। अगर हम बात करें प्लांट्स के लिए तो प्लांट्स में भी डेफिनेटली प्लांट्स के थ्रू हमारा वेलफेयर तो होता ही है ना, प्लांट से कितनी ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस हमें मिलती है चीजों को, ठीक है, कितने लोगों के घर परिवार चलते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट जीन मैनिपुलेशन, अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ओके सो वी विल डिस्कस अबाउट rDNA in the further video. Okay now next comes here is कि अब हमने सारी बातें कर ली, अब हमें पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर टूल्स क्या क्या है, क्या टूल्स हो सकते हैं। सो आपको आगे दिक्कत ना हो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ पहले ही कि क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, हमें क्या क्या टर्म्स देखने को मिल सकती है। सो वन ऑफ इट इज DNA insert. नेक्स्ट हियर इज DNA इंसर्ट के अलावा हमें चाहिए होता है एक वेक्टर, देन हमें चाहिए होते हैं कुछ एंजाइम्स जिसमें मेनली आते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड लाइगेज। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि उनके टूल्स में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं बट मॉलिक्यूलर सीजर्स आर मैंडेटरी वन। ओके ये चीजें हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक होस्ट। होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर ये डीएनए इंसर्ट को क्या कराया जाएगा, वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। एंड दिस होस्ट कैन बी एनी बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। ओके नाउ these are some mandatory tools for recombinant DNA technology. Okay, recombinant DNA technology, yes.
अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट आर दीज टूल्स। ठीक है, चलिए अब आप इधर देखें। अगर मैं बात करती हूं सबसे पहले डीएनए इंसर्ट की, सो व्हाट इज डीएनए इंसर्ट? डीएनए इंसर्ट पता है क्या होता है? एनी डीएनए सेगमेंट, और वी कैन से एनी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, है ना, बेस पेयर्स होते हैं। तो एनी डीएनए सेगमेंट्स which is to be inserted as a host, which is to be cloned, is known as DNA insert. अब आप बोलोगे मैम ये क्लोन टर्म का क्या मतलब है? हमने तो अभी तक की लेक्चर में इस क्लोन टर्म को सुना ही नहीं है आपसे, आपने पहली बार क्यों इसको यूज किया? तो भैया बात ये है कि डीएनए इंसर्ट यानी ये जो क्लोनिंग है, यानी क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज का बनना। व्हाट? मल्टीपल कॉपीज का बनना। किसकी कॉपीज का बनना? मल्टीपल कॉपीज का। किसकी मल्टीपल कॉपीज? जो हमारा डीएनए इंसर्ट है, ये डीएनए इंसर्ट एक्चुअली में है क्या? ये डीएनए इंसर्ट उस डीएनए का वो पार्ट है जो हमें चाहिए। अगर मैंने बोला कि मुझे सपोज कोई बंदा है और उसके अंदर एक कैरेक्टर है कि भैया वो बिल्कुल माय नेम इज लखन वाला डांस करता है, माय नेम इज लखन टाइप्स, वो वाला, और हमें पता है भैया मेरे पास तो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है और मुझे तो ऐसा ही डांस करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये ए है, इसका ये वाला जीन है, और सपोज इसके ये वाला जो ये इसका डीएनए है और उसके डीएनए पे यहाँ पे ये वाला एक जीन है जिसमें वो माय नेम इज लखन वाला कैरेक्टर उसके अंदर आया है, जिसकी वजह से तो मुझे चाहिए कि भाई मैं ये हूं, और मुझे चाहिए कि ये वाला जो जीन है भाई ये यहाँ पे हो ना हो, पर ये यहाँ पे यानी मेरे डीएनए पे तो जरूरी होना चाहिए, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मैं भी ऐसे ही डांस करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरी पुश्तें आने वाली इतना ही ऐसे ही माय नेम इज लखन करती फिरें। हम सब डांस इंडिया डांस में जाएंगे और डांस करेंगे। ओके, तो उसमें क्या होगा, मतलब वो चाहता है कि ये जो एक सिंगल कैरेक्टर है ये ना सिर्फ मुझ में हो बल्कि मेरी आने वाली जो भी पुश्ते हैं, आगे आने वाली 7 पुश्ते हैं और भी कितनी सारी उनकी भी पुश्ते हैं उनमें भी रहे। मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि इसकी क्लोनिंग हो, यानी ये कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बने, जिससे आगे जब मैं रिप्रोड्यूस करूं, मेरी आगे प्रोजेनीज आए तो वहां पे भी ये वाला कैरेक्टर उनके अंदर जाए। यहाँ पे क्या होता है कि ये डीएनए इंसर्ट क्या है, ये वो डिजायर्ड जीन है जो कि हमें किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस कराना है। अगर हम चाहते हैं कि एक ट्री है, सपोज देयर इज अ ट्री एंड शायद वो ट्री जो है वो यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये वाला ट्री तो यहाँ से बाउंडेड है और इसकी वजह से यहाँ पे बीमारियां हो रही है, तो हमें चाहिए कि पूरा ट्री जैसा है, बहुत सुंदर है, घना है, तो वो ऐसा के ऐसा ही रहे, लेकिन बस ये वाला जो पार्ट है ना, इसका ये वाला पार्ट रिमूव हो जाए और इसकी जगह हम कोई ऐसा कैरेक्टर डालें कि हमारा ये सुंदर सा पेड़ और सुंदर हो जाए। तो हम क्या करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कि एक डिजायर्ड कैरेक्टर जो हमें कहीं से भी मिल सकता है, क्या पता हमें कौन से ट्री का कौन सा कैरेक्टर पसंद आ जाए। सपोज मुझे पसंद आ रहा है भाई ये एक ट्री है और यहाँ पे कोई ट्री है, मुझे लग रहा है भाई ये तो बहुत ही सुंदर है, इसका ये वाला कैरेक्टर मुझे अपने वाले इस पेड़ में चाहिए, तो ये पॉसिबल है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर्स जिसको मैंने बोला, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स होते हैं, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, ये कैरेक्टर यहां तक पहुंचा सकते हैं। ये डिटेल स्टडी है अबाउट बायोटेक्नोलॉजी जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। बट मैं आपके साथ अभी केवल बेसिक्स डिस्कस कर रही हूँ, तो होपफुली आपको ये बेसिक्स समझ आ रहे होंगे। सो हमने समझ लिया डीएनए इंसर्ट के बारे में। देन वेक्टर,
अब ये वेक्टर क्या भला है, ये वेक्टर क्या होता है, हमें ये जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज वेक्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वेक्टर नहीं होंगे ना तो हमारे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। पर हमें तो ऐसा नहीं करना है, हमें तो ये पता है कि बायोटेक्नोलॉजी चल रही है भैया, बायोटेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज जरूर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होता है वेक्टर। अगर मैं केवल इस वेक्टर टर्म की बात करूं तो बेसिकली अगर मैं इंट्रोड्यूस कराऊं आपको वेक्टर साहब से, तो वेक्टर साहब क्या होता है, कौन है वेक्टर साहब। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं आपको बताऊंगी कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ये ऑटोसोमल रेप्लिकेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होते हैं। मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, हमें पता है डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट ये सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर दिस डीएनए सेगमेंट्स होती हैं। ऑटोसोमल रेप्लिकेटेड का मतलब कि ये लगातार रेप्लिकेट करती होती हैं। रेप्लिकेट बोले तो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना रही होती हैं। इनके अंदर ये क्या होती है, एबिलिटी होती है। हम कह सकते हैं इनके अंदर मल्टीपल कॉपीज बनाने की एबिलिटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके अंदर क्लोनिंग पावर होती है, क्लोनिंग की एबिलिटी होती है। ठीक है, ये हुआ वेक्टर। वेक्टर की अगर हम बात करते हैं ना, सो वेक्टर व्हाट इज वेक्टर, इसके अलावा हम क्या कहेंगे कि क्या है वेक्टर। वेक्टर को हम बताएंगे कि एक व्हीकल का काम करते हैं। किसके लिए, डीएनए इंसर्ट के लिए। भाई डीएनए इंसर्ट अपने आप से तो चल के नहीं चला जाएगा, वो कहता है भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा लेजी हूँ, मुझे अकेले जाने का कोई शौक नहीं है, मेरे लिए तो गाड़ी भेजो तो मैं चल के जाऊं। ऐसा थोड़ा ना, मेरे अंदर ही तो है वो, मैं ही तो हूँ वो डांस इंडिया डांस वाला माय नेम इज लखन वाला कैरेक्टर, मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है, मैं ऐसे ही किसी के पास ऐसे ही कहते ही चला जाऊं। भैया ना, मैं तो गाड़ी शाड़ी और पूरी शोहरत के साथ ठाट बाट के साथ जाऊंगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है मेरे लिए क्या भेजो, व्हीकल भेजो। वो व्हीकल कौन होता है, वो व्हीकल होता है वेक्टर। ओके, एंड वेक्टर कुछ भी हो सकता है। वेक्टर जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने बोला वेक्टर कुछ भी हो सकता है। मेनली वेक्टर्स में आते हैं बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया, वायरस, ये आते हैं मेनली। ठीक है, ओके। अब इधर देखिए, व्हीकल आ गए, डीएनए इंसर्ट हमें मिल गया। अब हमें पता है जब हमने गाड़ी भेज दी भैया डीएनए इंसर्ट के लिए, अब तो उसको आना ही पड़ेगा। तो वो क्या करता है, जब डीएनए इंसर्ट के पास इसकी डिमांड के बाद हम लोग ने गाड़ी भेज दी, यानी व्हीकल भेज दिया, दैट इज हमने वेक्टर को भेज दिया। तो अब ये अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है और ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जिसको हम बोल रहे हैं आरडीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या समझे। अब मैं थोड़ा सा आपको ड्राइंग करके दिखाती हूँ, शायद आप कुछ इस तरह से समझेंगे। सपोज एक मिनट, सपोज ये था हमारा डीएनए इंसर्ट, यानी डिजायर डीएनए जिसको हम बोल रहे हैं। ओके, और यहाँ पे वो कैरेक्टर है। तो हमने क्या किया, हमने इसको यहां से क्लीव करा दिया। टूल्स की बात अभी हम बात करेंगे उनकी, ओके, एंजाइम वाली। और यहाँ पे है सपोज वेक्टर, ये वेक्टर कुछ इस तरह से है, वेक्टर भी ऐसा है। ओके, वेक्टर भी कैसा है भैया, वेक्टर भी ऐसा है। वेक्टर को भी हम उसी चाकू से क्लीव करेंगे जिस चाकू से हमने यहाँ पे क्लीव लगाया किया है, किसको, डीएनए इंसर्ट के उस जीन को निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसी कैरेक्टर मतलब उसी चाकू से, यानी उसी मॉलिक्यूलर सीजर का यूज करके हम वेक्टर को भी क्लीव करेंगे।
तो हम क्या देखेंगे कि हमें क्या मिला, ये एक वेक्टर है, ये डिजायर डीएनए है। तो हम देखेंगे जब यहाँ पे हमने कट लगाया सपोज, तो ये कुछ इस तरह का बन गया, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का बन गया। ठीक है, इसकी यहाँ से हमने फ्रेगमेंट्स को अलग कर दिया, और ये फ्रेगमेंट्स आके यहाँ पे स्टिक हो जाती हैं, और ये स्टिक होती है मॉलिक्यूलर ग्लू की वजह से, जिसको हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक टूल है जिसको हम ग्लू की तरह यूज करते हैं। और जब ये दोनों यानी कि डीएनए इंसर्ट और वेक्टर साथ में मिलते हैं तो ये मिलके क्या बनाते हैं, recombinant DNA molecule. So what is it? It is a recombinant rDNA molecule. होपफुली ये सब समझ में आया है। अभी आपको अभी तक जो समझ में आया वो आना चाहिए, क्योंकि अच्छे से समझाया जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग, अभी आपको जो समझ में नहीं आया मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि वो क्या है। तो वो ये है कि मैम ये कटिंग हो कहाँ से रही है। भाई यहाँ पे मैंने बात की है एंजाइम्स की। एंजाइम्स में आते हैं हमारी मॉलिक्यूलर सीजर एंड लाइगेज। मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं restriction endonuclease enzymes. What is it? Restriction endonuclease enzymes. और ligase की बात करें तो ये होती है molecular seizures. Wait. Sorry. Restriction endonuclease होती है molecular seizures, लेकिन ligase होती है molecular glue. Okay. क्या होती है? molecular glue. तो जहां पे हमने बोला कि डिजायर्ड डीएनए के पास से हमें एक कैरेक्टर यानी जीन को लेना था, एक बेस पेयर को लेना था, तो वो काम किसने किया? उसने एंजाइम ने किया। तो हम कह सकते हैं कि इस एंजाइम के एक्शन के बाद ये फ्रेगमेंट्स अलग हो गई, या फिर हम कह सकते हैं ये डीएनए फ्रेगमेंट जो थे डिजायर्ड डीएनए वो अलग हो गया। और हम कह सकते हैं कि ये जो डीएनए इंसर्ट है ये क्या है? एंजाइमेटिकली क्लीव्ड है। क्या है? एंजाइमेटिकली क्लीव्ड है, मतलब एंजाइम ने इसको क्लीव किया है। जब यहाँ पे हमने वेक्टर का एक फ्रेगमेंट को क्या किया? अलग किया, ताकि ये वेक्टर जो है यहाँ पे जाके क्या कर सके? स्टिक कर सके। वेक्टर की वो फ्रेगमेंट जो है डीएनए इंसर्ट पे आके, डीएनए इंसर्ट जो है वेक्टर की इस स्पेस में आके इंसर्ट हो सके। तो उस केस में भी हमने क्लीविंग किससे की? सीजर से ही तो करेंगे। और सीजर कौन है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, अब जब इधर भी कट लग गया, इधर भी कट लग गया, यहाँ पे भी स्पेस आ गया, यहाँ पे भी स्पेस आ गया, डीएनए डिजायर जो है उसमें भी एंड वेक्टर में भी। तो ये जो फ्रेगमेंट्स आई हैं ये यहाँ तक आएंगी, किसकी वजह से इसमें इंसर्ट होंगी? ग्लू चाहिए होगा ना। तो वो ग्लू कौन है? वो है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज इसको हम बोलते हैं। और इसकी हेल्प से ये जो डिजायर्ड इंसर्ट डीएनए या डीएनए इंसर्ट होता है और जो वेक्टर होता है आपस में मिल जाते हैं और आरडीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टूल्स। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं और इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही है, तो वो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, होस्ट की बात करें तो होस्ट जो होगा, हमने बोला कि यहाँ पे जो हम वेक्टर का यूज करेंगे वो होगा बैक्टीरियोफाज। सी, बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफाज की अगर हम बात करें, सपोज बैक्टीरियोफाज। सो व्हाट आर बैक्टीरियोफाजेस? बैक्टीरियोफाजेस जो हैं वो एक्चुअली बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस होते हैं। यही तो हो रहा है, इन्फेक्ट ही तो हमें करना है। सो इससे हमें क्या पता लगा कि बैक्टीरियोफाज क्या रहेगा? वेक्टर। और बैक्टीरिया क्या रहेगा? होस्ट। क्योंकि इन्फेक्शन किसके अंदर होना है? होस्ट के अंदर। इन्फेक्शन हमें, वो हमारी खुद की सोच है कि हमें इन्फेक्शन कोज करना है किसी प्लांट में, या फिर हमें उसकी दिक्कतों को दूर करना है। सो होस्ट जो होगा वो हमेशा वो होगा जिसके अंदर हमें कैरेक्टर को डालना होगा, और वेक्टर हमेशा वो होगा जो कि डिजायर्ड कैरेक्टर को लेके आएगा और आरडीएनए के फॉर्म में होस्ट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराएगा। ओके, सो ये थी होस्ट की बात। नाउ अब आती है बात कि होस्ट के अंदर ऐसे ही ट्रांसफर नहीं हो जाता आरडीएनए। जब आरडीएनए किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर होता है ना, तो
वो जो प्रोसेस होती है जब आरडीएनए होस्ट के अंदर जाता है, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या होगा कि ये आरडीएनए होस्ट के अंदर जाएगा। सपोज ये होस्ट है, ये उसका ये होस्ट का जीनोम है, और यहाँ पे ये आरडीएनए आया, आरडीएनए आके यहाँ पे रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये आरडीएनए ऐसे ही यहाँ पे आके रेप्लिकेट करना शुरू नहीं कर देगा। आरडीएनए यानी जो वेक्टर है वहां पे कुछ चीजें होती हैं, अभी मैं उसको नहीं डिस्क्लोज करूंगी, वो चीजें हम आगे करेंगे। बट यहाँ पे होता ये है कि ये आरडीएनए फर्दर जाएगा, यहाँ पे अपनी रेप्लिकेशन शुरू करेगा। रेप्लिकेशन शुरू करने का मतलब वही है कि वो माय नेम इज लखन वाला डांस जो होगा, वो जो मैं हूं या मेरी प्रोजनी होंगी उनके आगे तक जाएगा। और इसका मतलब होगा कि ये जो आरडीएनए है, ये डिजायर्ड जो जीन इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, वो अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, और उसको हम बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन। उसको हम बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन। ओके, तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हम कह सकते हैं अबाउट, एक ओवरव्यू था अबाउट रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, अबाउट बायोटेक्नोलॉजी कि किस तरह से चीजें होती हैं और किस तरह से चीजें काम करती हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा ये सब चीजें, एंड आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा, और दिक्कतें तो मुझे नहीं लगता आने वाली हैं, अच्छे से समझ आएगा। जब हम आगे का लेक्चर करेंगे तो आपको सब समझ आएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट माय डेमो वीडियो। होपफुली आप सबको ये पसंद आएगी, एंड आई नो ये थोड़ी सी शॉर्ट से लॉन्ग हो गई है, बट दिस वाज कि मैं बताना चाहती थी कि ये मेरी तरफ से, या मैं कह सकती हूँ दिस वाज ऑल अबाउट अ डेमो वीडियो, नथिंग एल्स। होपफुली आप सबको पसंद आएगी, और I will be highly obliged if you will give me a chance to be a part of your organization and your institution, and thank you for watching. And giving me your precious time for watching this video. Hopefully आपको ये सब अच्छा लगा होगा, and thank you.